हेलो एवरीवन। युनशी ये बोल के यहाँ से चली जाती है कि फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया ना तो आज के बाद मुझे मत देखना। चैंगजी को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि ये दोनों 7 साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन जिनियान की दादी ने इन्हें अलग कराना चाहा यंशु को पैसे, लेकिन यंशु ने कहा कि क्या जियान की कीमत सिर्फ आपके लिए इतनी ही है, जब आपके पास इससे ज़्यादा पैसे होंगे ना तब मुझे बुलाना। ये बोल के वो यहाँ से चली आती है, साथ में अपनी च्युइंगम भी वहीं पे चिपका के। इसके बाद यंशु अब्रॉड चली गई थी एंड तब से जिनियान एक प्लेबॉय किस्म का लड़का बन गया था। इन सारी बातों से चैंगजी को समझ में आ गया था कि यंशु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिन्यू की लाइफ में। चैंगजी को पता चलता है कि आज फिर जिनियान बार में है, जहाँ पे वो शराब पी के धुत पड़ा होता है। चैंगजी से किसी तरह यहाँ से लेके जाता है, जहाँ पे वो रास्ते में भी यंशु का ही नाम पुकार रहा था। इसलिए चैंगजी अपने सेक्रेटरी को बोलता है यंशु को ढूंढने के लिए, जबकि उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे जाना था। यंशु के घर पहुंचने पे उसकी बहन उसे फिर से सुनाती है कि वो कॉपी करके इस घर में कैसे आ सकती है, उसे तो अपना मुंह कहीं जाके छुपा लेना चाहिए। अब इतनी सारी बातें इसे सुनी नहीं जाती, यानी यहाँ से चली जाती है। जहाँ पे चैंगजी का सेक्रेटरी पहले इसे ढूंढते हुए इसका वेट कर रहा था, उसे मिल जाती है। वो चैंगजी को यहाँ पे आने के लिए बोल देता है। यंशु की मॉम ने जब उसके डैड से डिवोर्स ले लिया था तो उसके पापा बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। ये काफ़ी ज़्यादा सैड होते थे, इसलिए यंशु अपनी मम्मी को नफरत करने लगी थी एंड इसने तभी डिसाइड किया था कि उस घर में बदला लेने के लिए जाएगी। यंशु भी आज ड्रिंक करने के लिए बार में चली जाती है। यहीं पर ही चैंगजी भी आ जाता है, जो कि यंशु के सामने अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर रखता है। यंशु काफ़ी गुस्से में इसे मना कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से ही तो उसके ऊपर कॉपी करने का आरोप लगा था एंड इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जबकि चैंगजी यहाँ से नहीं जा रहा था। यहाँ पे कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि चैंगजी इस लड़की को परेशान कर रहा है, लेकिन तभी यंशु शराब की हालत में चैंगजी के ऊपर आके गिर जाती है। अब इन लोगों की गलतफहमी दूर होने पर ये तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यंशु तो चैंगजी का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी एंड हद तो तब हो जाती है जब वो चैंगजी के ऊपर वोमिट कर देती है एंड उसे यंशु की चप्पल भी खाने को मिलती है। यंशु तो नशे में टुल हो गई थी, इसलिए चैंगजी अपने सेक्रेटरी को कहता है उसे उठाने के लिए, लेकिन वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे चला जाता है। चैंगजी से यहीं पे छोड़ के जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ से एक परवर्ट गुजरता है जो कि यंशु को ही घूरे जा रहा था। इसलिए चैंगजी को भी लगता है कि उसे यहाँ पे छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा एंड वो उसे लेके कार में बिठा देता है। लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि उसका घर कहाँ पे है, इसलिए वो अपने घर ही उसे लेके आ जाता है। यंशु के सारे कपड़े वोमिट से गंदे हो रखे थे, जिनकी स्मेल से चैंगजी से सोया भी नहीं जा रहा था। देन ये यंशु के पास आता है। नेक्स्ट डे चैंगजी तो अपने ऑफिस में चला जाता है। देन यंशु को होश आता है, जो कि उसके घर में इधर से उधर घूमने लगती है, जो कि किसी सुपरमार्केट से कम नहीं था। अब यंशु को जाना था वॉशरूम, जहाँ पे वो अपने कपड़े देखती है एंड उसे याद आता है कि चैंगजी ने किस तरीके से उसे नहलाया, जहाँ पे उसे ये डर हो रहा था कि कहीं वो उसके ऊपर वोमिट ना कर दे। अब यंशु के खुद के कपड़े तो नहीं थे, इसीलिए वो चैंगजी के कपड़े पहन के जाती है, जहाँ पे रास्ते में उसकी मुलाकात जुदान से होती है, जो कि उसे हमेशा की तरह टोंट मारती है कि अब कॉपी का थप्पा लगने के बाद उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। यंशु टैक्सी के साथ चैंगजी की कंपनी में पहुंचती है, जिसे देने के लिए उसे पैसे नहीं थे, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे कुछ पैसे दिए जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कहती है कि चैंगजी को बुलाया जाए। अब ऐसे कोई थोड़ी ना किसी के कहने पर कंपनी के सीईओ को बुलाएगा, इसलिए यंशु कहती है अब ये बात चैंगजी के पास पहुंचने पे वो तो भाग के यहाँ पे आता है एंड यंशु को बाहर लेकर जाता है, जहाँ पे सब उन्हें देख रहे थे। सबसे पहले तो यंशु से अपनी टैक्सी का बिल पे करने के लिए कहती है, जिससे कि उसने कहा था कि बिल तो मेरे हस्बैंड पे करेंगे। अभी चैंगजी से इतनी ज़्यादा चिपक रही थी तो इसे भी बिल पे करना पड़ता है। चैंगजी को इस बात पे गुस्सा आता है कि यंशु ने उसके कपड़े पहन के गंदे कर दिए। यंशु कहती है कि मुझे तो लगा था कि रात एक साथ स्पेंड करने के बाद हम दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स हो गई होंगी। चैंगजी कहते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग और वो भी तुम्हारे साथ, जो कितनी ज़्यादा झूठ बोलती है, जो कि एक तरह का पॉल्यूशन है। इस पे यंशु उसे किस करते हैं, कहती है कि अब कैसा लगा पॉल्यूशन से किस करवाने के बाद। चैंगजी के गुस्से की अब कोई लिमिट नहीं रही थी एंड वो उसे ऑफिस में लेके जाता है एंड पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। यंशु बताती है कि उसे वो जॉब चाहिए, जो कि कल वो उसे ऑफर कर रहा था। उसके मैनर्स को देखते हुए तो चैंगजी को उसे सहन करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब क्या करे, जिन्हें उनको सुधारने का यही तरीका था, इसलिए इसे यंशु को तो जॉब देनी ही थी। यंशु उनकी कंपनी की डिज़ाइन टीम का इंचार्ज बनाने के लिए कहती है। अब चैंगजी उसकी मर्जी की जॉब थोड़ी ना उसे देगा। उसके मना करने पर यंशु यहाँ से जाने लगती है, जिसपे वो कहता है कि चलो तुम मेरे असिस्टेंट बन जाना। यंशु मान जाती है और उससे पैसे मांगती है, क्योंकि उसके पास अब वापस से टैक्सी जाने के पैसे भी नहीं थे। अब चैंगजी से फालतू में पैसे क्यों देगा, इस पर वो मना कर देता है। चैंगजी के मना करने पर यंशु कहती है
你要是不借钱给我，我现在就出去告诉你的员工，你昨晚睡了，我没有付钱。 अब इतने बड़े झूठ के रिएक्शन में चैंगजी बेहोश हो जाता है। यंशु सोचती है कि पहले उसे इंसानियत दिखानी चाहिए, इसलिए उसे सीपीआर देने लगती है, लेकिन चैंगजी एकदम से उठ जाता है एंड अपनी दवाई लेने लगता है। अब वो उसे बिना कुछ कहे अपनी तिजोरी में से पैसे भी निकाल के दे देता है, बल्कि उसे अपनी मॉल में से कपड़े भी फ्री में खरीदवा देता है, जिससे कि यहाँ से जल्द चली जाए। यंशु की मॉम कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रही थी। इस पीछे से ही यंशु घर पे आती है तो उसकी बहन ने सारा सामान पैक करके रखा हुआ था यंशु को अच्छी तरह से घर से निकालने के लिए। यंशु अपने पापा की डेथ के बाद जब फर्स्ट टाइम इसके घर पे आई थी तभी से ही उससे नफरत करने लगी थी, जिसने कि यंशु से उसके पापा का लॉकेट छीनना चाहा था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था। यंशु यहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और फ्रेंड भी नहीं था, क्योंकि वो तो अभी अब्रॉड से आई थी, इसीलिए इसके पास चैंगजी के घर के अलावा किसी और का रास्ता नहीं था। यंशु कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहेगी, लेकिन चैंगजी साफ मना कर देता है और अपने आप अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। यंशु को यहीं पे ही सोना पड़ता है। कुछ टाइम बाद चैंगजी का एक पड़ोसी यहाँ पे आ जाता है, जिसे यंशु को यहाँ पे सोते देख बड़ा बुरा लगता है। यंशु उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई है एंड वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। इस पड़ोसी को बड़ा गुस्सा आता है एंड वो चैंगजी को बुलाता है एंड उसे कहते हैं कि वो इतना बुरा कैसे हो सकता है। चैंगजी उसे बताता भी है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वो शायद गुस्से में ये सब बोल रहा है। जब चैंगजी यंशु को अपने घर में आने ही नहीं दे रहा था तो ये पड़ोसी कहता है कि ठीक है, तो आज रात को ये मेरे घर पे रुक जाएगी। चैंगजी पहले तो चुपचाप अंदर चला जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि क्या वो सच में ही वहाँ पे रहेगी। उसे यंशु की चिंता होती है, इसलिए वो उसे लेने के लिए बाहर आ जाता है। यंशु उसे बताती है कि वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए यहाँ पे रहेगी। देन चैंगजी मान जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है एंड वो अपने काम पे चला जाता है, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसे मिलने के लिए कुछ मैनेजर्स आए हुए थे। अपने सेक्रेटरी के उठाने पर वो बोलता है कि मैं एक लड़की की वजह से 2 रात से सो नहीं पाया हूँ एंड मुझे उसे नहलाने में भी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके मैनेजर्स ये सब सुन रहे हैं। दरअसल रात को यंशु उसके बेड पे आके सो गई थी, जिसे पहले तो उसने धक्का देके नीचे गिरा दिया था, लेकिन बाद में नोटिस किया था कि उसे फीवर है। चैंगजी एक बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन है, इसलिए वो उसके लिए अदरक का सूप बना के लेके आता है। पहले तो वो पी नहीं रही होती तो वो सोचता है कि छोड़ो ना, एंड यंशु उसे अपने पापा समझ के रोकने लगती है। देन चैंगजी उसे किसी तरह वो सूप पिलाता है एंड यंशु से बोलने लगती है कि प्लीज़ पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। चैंगजी भी इतने पे बोलने लगता है कि ठीक है पापा यहीं हैं, कहीं पे नहीं जा रहे हैं, एंड वो खुद भी यहीं पे सो जाता है। इसीलिए चैंगजी को अब नींद आ रही थी। यंशु अपने काम के पहले दिन ही बहुत ही ज़्यादा लेट उठती है, इसलिए वो जल्दी के चक्कर में चैंगजी के साफ सुथरे घर का घोंसला बना देती है। चैंगजी अपने डॉक्टर को बताता है कि उसका पाला एक ऐसी लड़की के साथ पड़ गया है जो कि बात पे झूठ बोलती है, इसलिए उससे बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं। यंशु कंपनी में आ जाती है, जिसके आने के बाद चैंगजी जिन यू को ऑफिस में बुलाता है एंड एक मीटिंग रखता है। जूडाओ को यंशु को देखने के बाद एक धक्का सा लगता है जब उसे पता चलता है कि इससे बच के तो वो इस कंपनी में आई थी एंड यहाँ पे भी वो उसकी सीनियर बन गई है। यंशु यहाँ पे उसी गारमेंट के सैंपल को देखती है जिसका स्केच कभी उसी ने बनाया था। ये सब प्रोडक्शन के लिए जा ही रहे थे, लेकिन इसके डिज़ाइन के हिसाब से इनकी फिटिंग गलत हो रही थी। अब यंशु को अपने स्केच के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वो इनके आगे प्रोडक्शन करवाने से मना कर देती है। जिन्यू मीटिंग में बैठा ही होता है कि तभी वहाँ पे यंशु आती है एंड ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्यू यंशु से कहता है कि अब वो यहाँ पे क्यों आई है, क्या अब तुम्हें अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि ये सारी कंपनी मेरी है। यंशु इस पे हंसते, जिस पे जिन्यू को गुस्सा आ जाता है एंड इन दोनों का ये सारा सीन दूर से चैंगजी देख रहा होता है। यंशु इस गारमेंट के सैंपल को दोबारा से बनाने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। चैंगजी घर पे आके देखता है कि उसके घर का घोंसला बना हुआ है, इसलिए यंशु के घर पे आने पर वो सबसे पहले उससे एक कमरा साफ करवाता है एंड सज़ा के तौर पे ये कमरा ही नहीं बल्कि उसे अपना पूरा घर साफ करने के लिए कहता है। अब यंशु के पास भी कोई चारा नहीं था, उसे इस घर में रहना था तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इस घर का सारा काम करती है एंड चैंगजी उसे ऑर्डर दे रहा होता है। यहाँ पे उनका पड़ोसी फिर से आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना सारा काम करवा रहे हो एंड ऊपर से उसके ऊपर ऑर्डर भी चला रहे हो, तुमने तो सभी मैन के स्टैंडर्ड घटा दिए हैं। एंड यंशु को भी सलाह देता है कि उसे इस बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। यंशु ने इतने अच्छे से घर साफ किया था कि चैंगजी के यहाँ पे एक भी कमी नहीं दिखती थी। एंड यंशु कहती है, 给你煮碗面条吃啊。 不用了。 चैंगजी से ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि आज रात को मेरे बेड पे प्लीज़ मत आना, जबकि यंशु को तो याद ही नहीं था कि वो उसके बेड पे कब आई थी। लेकिन रात को सोचने पे उसके याद आता है कि चैंगजी ने उसकी कितनी ज़्यादा केयर करी थी, इसीलिए नेक्स्ट डे यंशु उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है, लेकिन चैंगजी बोल देता है कि मुझे भूख नहीं है।
एंड वो उसे 3 बातें याद दिलाता है कि पहले तो वो उसका बॉस है, दूसरा कि वो उसे ऐसे बात बात पे टच नहीं करेगी, एंड तीसरा कि वो यहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए है। एंड ऊपर से ये बोल के यहाँ से चला जाता है कि जो तुमने खाने पे इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट किया है इसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काटूंगा। चैंगजी को लग रहा था कि यंशु ने उसे इतना मस्का इसीलिए लगाया है कि वो उसे अपने साथ ऑफिस में लेके चला जाए, जिससे कि उसे टैक्सी के पैसे ना देने पड़े। लेकिन चैंगजी नहीं चाहता था कि कोई उसे यंशु के साथ देखकर रूमर क्रिएट करे। जिनयून आज फर्स्ट टाइम कंपनी में अपनी मर्जी से आता है, सिर्फ यंशु के लिए। ये तो चैंगजी चाहता था। जिनयून जानबूझकर यंशु को परेशान करने के लिए कहता है कि वो इस सैंपल को कैंसिल कैसे करवा सकती है, ये डिज़ाइन जब किसी और का है तो वो इसमें कमी कैसे निकाल सकती है। इसीलिए वो इस गारमेंट को प्रोडक्शन के लिए भेज देता है। यंशु इसके बाद जूडाओ से कहती है कि भले ही वो अभी खुश हो रही हो, लेकिन प्रोडक्शन के बाद जब इसमें कमियां निकलेगी तब देखना। यंशु को लग रहा था कि कोई इसे नहीं खरीदेगा, लेकिन सब लोग इसे बहुत ही ज़्यादा खरीदते हैं, सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड जूडाओ अपने CEO समेत अपनी इस कामयाबी पे सबको डिनर के लिए बुलाती है। अब यंशु ने से जो कुछ कहा था हुआ बिल्कुल उल्टा था, तो वो यंशु को सारे खाने का पे करने के लिए कहती है। अब बेचारी यंशु कहती भी है कि हमारे बॉस के सिवा हम ऐसे पे थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन बॉस भी कह देता है कि नहीं नहीं, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। यंशु अपनी पर्स में से बहुत सारे पैसे निकालती है, जबकि उसने जैनसी को कहा था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसे पैसे देते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। सबके यहाँ से चले जाने के बाद यंशु से फिर से कहते हैं कि अभी तो उसे लीव देते क्योंकि सब वहाँ से चले गए हैं, लेकिन अब भी वो उसे छोड़ के चला जाता है। एंड घर आने पर उसकी खबर लेता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। यंशु बताती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था। इस पे जैंग से कहता है कि जब तुम्हारा कोई इतना अच्छा फ्रेंड है तो तुम उसके घर पे क्यों नहीं रह रही हो, इसलिए आज ये सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, उसी फ्रेंड के पास जाओ। अब यंशु के पास कोई और चारा नहीं बचता तो उसे बता ही देती है कि उसने पैसे उसी के लॉकर में से लिए हैं। उसके पास ऑफिस में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं था। एंड उसके लॉकर में उसने नोट छोड़ दिया था कि वो उससे 30,000 युआन का लोन ले रही है, लेकिन अब इसके पैसे भी ख़त्म हो गए थे। यंशु उसे भरोसा दिलाती है कि ये सारे पैसे वो उसे वापस कर देगी। चैंगजी को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए यंशु से उसका पासपोर्ट ले लेता है, जिससे कि वो ऐसे ही कहीं पे भाग न जाए उसके पैसे दिए बिना।